Rocks, beats. तो सर ये मेरा क्वेश्चन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है एक तो अपना नाम बताएगा, फिर अपना माइक क्लियर रखेगा ताकि आवाज मुकम्मल सही रखो, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे ताकि मैं मुकम्मल आपको गाइड कर सकूं। सर मोहम्मद इलियास बात कर रहा हूँ। जी इलियास, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जैसे आपने कहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस तक अगर कैंडल पहुंच जाए तो रेजिस्टेंस से जब नीचे आता है तो फिर वो रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर वो सपोर्ट ही बन जाता है ना? ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस से वापस सर वो कैंडल आ जाए फिर तो वो रेजिस्टेंस ही रहेगी, सिंपल इज दैट। अब आपको समझा देता हूँ, आपका क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। हम एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास ये एरिया ऑफ क्या है, अच्छा नहीं इधर नहीं, मैं एक और तरीके का करता हूँ। हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये क्या है, एरिया ऑफ सपोर्ट हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो सपोर्ट से प्राइसेस उठ रही हैं बार बार, ठीक है, ये सपोर्ट से प्राइसेस उठ रही हैं बार बार और यहाँ पे प्राइसेस जाके रुकती हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस अगर तो आपके यहाँ पे इस तरह से दोबारा से प्राइसेस डाउन आना शुरू करती हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इस तरह से, ठीक है, तो आपको ये एरिया आपका सपोर्ट, ये एरिया आपका जो है वो रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंपल इज दैट। इस तरह से जब भी कहीं मैंने उस वीडियो में बताया है कि जब भी सपोर्ट जो है वो ब्रेक होती है या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगी तो वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगी तो इस तरह से परफॉर्म करेगी। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम है, जब आप देख रहे हैं 5 मिनट में, 15 मिनट में या 1 घंटे में, 1 घंटे की रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम 3 से 4 कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, तो फिर वही एरिया आपका एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, सपोर्ट। क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। फिर यहीं से प्राइसेस आपकी दोबारा से अप साइड आपकी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो फिर क्या है कि फिर आपकी ये रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी। जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस बन जाती है। इसी तरह से सेम इसी तरह से आपकी जब एक इसी तरह से हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉरी जस्ट अ सेकंड, सेल की कैंडल्स आती हैं नीचे, ठीक है, इस तरह के सेल के कैंडल बनते बनते आपकी क्या कर देती हैं, ये सपोर्ट जो थी आपकी, जिस भी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट थी आपकी, ये ब्रेक हो जाती है 1 2 3 और 4 कैंडल्स, इस कंसेक्टिव कैंडल्स या नीचे कम से कम सपोर्ट से नीचे 4 कैंडल्स ऐसे ऐसे बन जाती हैं, तो ये समझ लें कि ये आपकी कंफर्म सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद आपकी जब भी प्राइसेस दोबारा अप साइड पे आएंगी, ये बेसिक्स, ये हमारी इसमें इसको हमने ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करना, ये बेसिक्स जस्ट हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि फिर जब भी आपकी प्राइसेस यहाँ पे दोबारा आएंगी तो यहाँ यही एरिया जो आपका एरिया ऑफ सपोर्ट था, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा अगेन। ये कहानी है, ठीक है। अच्छा सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए एक मरतबा तो होना तो ये चाहिए था ना कि ये कैंडल्स प्रीवियस सपोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए था, तो ये दोबारा क्यों आती है फिर रेजिस्टेंस से? समझ नहीं आई, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद दोबारा ब्रेक क्यों होती है सर? एक लॉन्ग विक छोड़ के ना दोबारा रेजिस्टेंस से नीचे वो फेक ब्रेकआउट होता है ना, वो फेक ब्रेकआउट आगे चल के हम पढ़ेंगे ना कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है कि नहीं हुई, सपोर्ट ब्रेक हुई है कि नहीं हुई, इसकी क्या निशानियां हैं, ये चीज हमने पढ़नी है, ठीक है। बल्कि आज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारी है सपोर्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से कैंडल शुरू होती है, यहाँ तक जाती है, कैंडल क्लोज नहीं होती, इस तरह विक छोड़ के आके यहाँ पे इस तरह से क्लोज हो जाती है। तो ये कल भी आपको बताया था, ठीक है, कि ये ब्रेकआउट नहीं है, कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए। कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल और मिनिमम 4 कैंडल्स अगर आपकी सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाती है, जिस टाइम फ्रेम पे आप रजिस्टर्स एंड सपोर्ट्स मार्क करके बैठे हुए हैं, उस टाइम फ्रेम में M5 का टाइम है, M15 का टाइम है, जो भी टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में कम से कम आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क होती है कि वो एरिया, वो रेंज जिसके ऊपर प्राइसेस कम से कम 2 बार टकरा के रजिस्ट कर चुकी हो, 2 बार टकरा के सपोर्ट ले चुकी हूं, वो एरिया ऑफ आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद उससे ब्रेक करने के बाद अगली 4 कैंडल्स कम से कम आपकी क्लोज होती हैं, ठीक है, तो ही आप उसको सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट समझेंगे। अगर वो इसी तरह से एक विक छोड़ती है, सेम लाइक इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल हम ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे हमारी मार्केट ऐसे जा रही है, अब यहाँ पे अभी तक कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट बाकी है, जैसा कि अभी ये जो कैंडल चल रही है, ये देखें यहाँ पे 1 मिनट 8 सेकंड बाकी है इस कैंडल क्लोज होने को, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में कितने बाकी है मिनट, 1 मिनट। अब ये कैंडल क्या करती है यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह से बनती है, यहाँ से उठती है, जाती है, आखिरी मिनट में, आखिरी सेकंड में इस तरह से विक बना के क्लोजिंग आके यहाँ पे दे देती है, तो ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये आगे चल के जब आप एडवांस स्ट्रक्चर की चीजें पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगी। और आज भी आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपकी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ सपोर्ट के ऊपर, जब तक जो भी टाइम फ्रेम के आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख रहे हैं उसके ऊपर 4 कैंडल्स क्लोज ना हो जाए, तब तक आपने उस पर बिलीव नहीं करना। और अब कई लोग ऐसा होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, दूसरी हो गई,
तीसरी हो गई, चौथी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से बाय कर लेते हैं, तो ये काम भी नहीं करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाय सेल करने के बाद कई लोग ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ से कई लोग बाय कर लेते हैं, ऐसा सपोर्ट के नीचे रख लेते हैं, तो ये गलत है। 4 कैंडल्स क्लोज हो गई, 4 कैंडल क्लोज होने के बाद आपने करना क्या है कि 4 कैंडल्स क्लोजिंग के बाद आपने दोबारा से इस एरिया को रिटेस्ट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट वेट करने के दोबारा वो जो आपकी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम करती है कि नहीं करती। यहाँ पे कोई आपकी कैंडल, यहाँ पे आपका कोई पैटर्न या यहाँ पे कोई इनगल्फिंग वगैरह आपको मॉर्निंग स्टार या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। जब तक नहीं मिलता आप यहाँ से बाय नहीं करेंगे। कई लोग यहाँ से बाय करके बैठ जाते हैं, ठीक है, वो फेक ब्रेकआउट होता है और ये पूरी कैंडल फिर नीचे और फिर नीचे चली जाती है, तो ये काम आपने नहीं करना। ऑलराइट, समझ आ गई? जी क्लियर है। बिल्कुल सर क्लियर है। और इसी चीज ने मुझे धोखा दिया था, वो जो -1300 पे मैं चला गया था सर कल। आपने वो असल में काफी सारी चीजें नहीं पढ़ी हुई ना बेटा, तो जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ओके, डन हो गया, ठीक, डन हो गया। जी जनाब, आगे चलें। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर पूछना ये था कि जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं होती तब तक ये आरपीएस वैलिड नहीं होता हमारा सर? नहीं, वैलिड नहीं होता। रिट्रेसमेंट होगी, उस एरिया को दोबारा मार्केट कंफर्म करेगी कि ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो था ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया है, ये एरिया ऑफ जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है। कंफर्मेशन के लिए रिट्रेसमेंट होना जरूरी होती है। अगर नहीं होती तो उसको जाने दें, जितना मर्जी जाती है जाने दें, उस पर आप अपना कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जो लोग सिर्फ जस्ट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, हालांकि ये बहुत एक वीक अप्रोच है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना, लेकिन इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है, लेकिन इसके प्रॉपर रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चलिए सर। जी सर क्वेश्चन लाउडली बात कर रहा हूं, जो रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन है वो कितनी बार होनी चाहिए, एक या दो बार? जस्ट एक बार अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है मुझे तरीकाकार ये दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलें, ये देखिए फॉर एग्जांपल हम ये है रेजिस्टेंस हमारी, ठीक है, समझ आ गई? ये क्या है हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये यहां से प्राइसेस अपसाइड पे जा रही हैं, ये 4 कैंडल ऐसे कंसेक्टिव कैंडल बन जाए, या दूसरी कंडीशन ये होती है ऐसे ये ब्रेकआउट, उसके बाद एक कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर इस तरह की 3-4 कैंडल ऐसे रेंज में बनते हैं, ठीक है, बन गई। अब आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स पढ़े थे और बीरिश रिवर्सल भी पढ़े थे। बुलिश आपको हमेशा काम आएंगे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, तो आपकी यहाँ पे दोबारा से जब प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट होंगी, ये नीचे आना स्टार्ट होंगी, एरिया ऑफ आपका जो रेजिस्टेंस था वहां पे अगर आपको मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, अगर मॉर्निंग स्टार इस तरह से मिलता है तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड इसके नीचे ऐसा रख के इसको 1:2 अपनी कर सकते हैं। ये एक तरीका कार होता है। दूसरा तरीका कार ये है कि यहाँ पे अगर आपको रिट्रेसमेंट में यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट आपने कैंडल्स आती हैं, ठीक है, और ये इस तरह कैंडल बनती है और एक इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है आपका, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इसी रेजिस्टेंस वाले एरिया में जो सपोर्ट बन चुका है, तो भी आप यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रैक्टिस की, और यहाँ से अपनी यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक इसमें काफी सारी चीजें बकाया है, आपने पढ़नी है और कौन से कानून है क्या चीजें। लेकिन ट्रेड एंट्री के लिए, कंफर्मेशन के लिए आप 4 पैटर्न्स लाजमी देखेंगे जो आपने पढ़े हैं। मॉर्निंग स्टार फॉर बुलिश इन्वर्सल, बुलिश इनगल्फिंग फॉर बुलिश इन्वर्सल रिवर्सल, और बेरिश के लिए जो बेरिश पैटर्न आपने पढ़े हैं आपने वही देखने हैं। वो अगर आपको एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ सपोर्ट में मिलते हैं तो उस हिसाब से आप अपनी कंफर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, मैं सुन रहा हूँ। शामा जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि काइंडली आप जो है वो लाइव पढ़ाया करें। ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अजीब सा है, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप तो ऑलरेडी पहले बैच में भी थी, उससे पिछले बैच में भी थी, आपको 2 बैच में अगर चीजें समझ नहीं आई तो इस बैच में तो आएंगी नहीं आप। सर नहीं, मुझे चीजों की समझ है, लेकिन ये है कि मतलब कुछ चीजों की मुझे अंडरस्टैंडिंग है
आपको पता है, लेकिन कुछ चीजों की मुझे नहीं है। जैसे मैंने पहले नहीं है तो आप क्वेश्चन करें ना, अंडरस्टैंडिंग किस तरह आपकी क्लियर होगी क्वेश्चंस पे। आप अपने भी मेहनत करना सीखें ना, थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप भी मेहनत ये करेंगे, आपको जो लेक्चर दिया जाएगा उसके ऊपर आप मुकम्मल उसको फोकस होकर देखेंगे, उसके ऊपर नोट्स बनाएंगी, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, तो आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे मैं क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, अब जो चीज मैं ऑलरेडी आपने 3 बैचेस में पढ़ चुकी हैं, आप बिफोर द 6 मंथ भी पढ़ चुकी हैं, बिफोर द ईयर भी पढ़ चुकी हैं, बिफोर द बैच नंबर 30 में भी पढ़ चुकी हैं, तो अभी तक आपकी कंफ्यूजन क्यों नहीं क्लियर हो रही? मुझे रीजन बताएं। इसी तरह से नहीं हो रही ना कि आप क्वेश्चन नहीं कर रही, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, उनका मुकम्मल जर्नल नहीं बनाएंगी, क्वेश्चन नोट्स नहीं बनाएंगी, या क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तो मुझे या लिख के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगी तो नहीं मसला हल होगा ना। जो कंफ्यूजन है, जिस चीज में कंफ्यूजन है वो वहां पे यहाँ पे बोले, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। यहाँ पे क्लास हमारी 1 घंटे की या 2 घंटे लग जाएंगे, मैं बैठा हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। एक अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम मुझे चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, लेकिन जब आप बेटा बाद में जो लेक्चर रिकॉर्ड दिया जाता है ना, रिकॉर्डिंग, उसको देखने से भी कंफ्यूजन क्लियर होती है। बट आपको अगर कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिकली हम इनबॉक्स में शेयर करेंगे कि सर मेरे साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज कंफ्यूज कर रही है, तो उसका हल निकाला जाएगा ना। सर मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे उससे रिलेटेड मुझे समझ है, और ये आपको भी पता है कि मुझे चीजों का भावना है, बहुत हद तक चीजों की समझ है। लेकिन ये है कि जब मैं बैठती हूँ लाइव मार्केट में तो मुझे उस चीज में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आपकी उस चीज में लाइव मार्केट में जब आप मेरे साथ बैठेंगे ना शाम यूएस सेशन में, तो कंफ्यूजन क्लियर बैठती हूँ। मैं प्रीवियस 15 डेज से आपके साथ बैठी हूँ, जब से मैंने ये ज्वाइन किया है। ओके, कंफ्यूजन आपकी प्रैक्टिस से क्लियर होगी। प्रैक्टिस करेंगे ना आप, प्रैक्टिस आपने 6-7 महीने का गैप लिया, काफी सारी चीजें आपने अपडेट नहीं हुई आपकी ना, प्रैक्टिस होगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। सर लिटरली मुझे जो है, आपको हो सकता है कि मुझे फिबोनाची पे भी आजकल इतना डाउट हो रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने कहां पे यूज करना है। फिबोनाची पे पहुंचेंगे तो यहां क्वेश्चन आंसरिंग में आपने क्वेश्चन लिखना है ना। तो मेरा जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर क्लियर है, मैं बिल्कुल, मुझे उस चीज की हानो है क्योंकि आपने मुझे लाइव क्लास में बता दिया था उसका। अभी हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, अभी हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर्स की, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की। इसके रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ पे आप करें। जब हम स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे ना तो वहां पे आपके 1 नहीं 10 क्वेश्चन होंगे, वहां पे आपके 1 नहीं 10 क्वेश्चन होंगे, तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, यहाँ पे प्रैक्टिकली चार्ट पे समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, तो जब हम वहां पहुंचेंगे सर मैं अपनी तरफ से एफर्ट जो है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती मार्केट को। कीप इट अप, एफर्ट तो करेंगे तो तभी बात बनेगी। ठीक है, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन जब भी करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि अभी तक हमारे काफी ये बैच 31 में स्टूडेंट्स हैं, फिबोनाची पढ़ी नहीं है, फिर ये सवाल पैदा हो जाएंगे, तो इस तरह की बोंगी नहीं मारनी। ओके अभी बात हो रही है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 की। इन दोनों लेक्चर्स के रिलेवेंट कोई क्वेश्चन वैलिड इनवैलिड, अच्छा बुरा, कोई भी क्वेश्चन गलत क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछने वाले लोगों को ही कंफ्यूजन क्लियर होती है, लेकिन उसका एक तरीका कार है। आपको 3 बैचेस में ऐड किया गया है, 3 बैचेस में आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके बाद भी आपका कंफ्यूजन है, तो आप उस कंफ्यूजन को यहाँ पे क्यों, आपको दोबारा 31 में क्यों ऐड किया? मुझे समझ आ गई थी कि आपकी कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो रही, तो 31 में मैंने दोबारा आपको ऐड कर लिया था कि इसमें दोबारा प्रैक्टिकली मेरी खुद की मौजूदगी होगी। 30 में भी खुद की मौजूदगी थी, उससे पहले भी। तो उसमें क्या था कि आप वहां पे क्वेश्चन, अब इस 31 में मैंने ये क्वेश्चन आंसरिंग वाला जो सेशन है, ये अलग से एक नई अपडेट डाली है कि आप डेली लेक्चर देखेंगे, लेक्चर में क्वेश्चन मार्क करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो भी उसके ऊपर डिस्कशन होगी वो अच्छे से समझ आएगी। तो इंशाल्लाह जब हम लेक्चर पे या फिबोनाची पे पहुंचेंगे तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होंगी, तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ओके डन, नेक्स्ट वन, सो मच वेलकम। नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कल लेक्चर 9 हुआ था कैंडल स्टिक पैटर्न वाला, आज जो लेक्चर 10 के ये भी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, वो लेक्चर 10 मिला नहीं था मुझे। आपको नहीं मिला? नहीं सर, मुझे लगा कि शायद क्या बताऊँ नहीं हो, मैं इंतजार किया लेकिन मिला नहीं था। अभी पता चले कि देखता हूँ क्यों नहीं मिला यार आपको। अभी फिर मैंने सर से वो लिंक मांगा था तो अभी ज्वाइन की थी क्लास। हमें ये पहले आपने लेक्चर ले चुके हैं ना आप, ये वाले तो ले चुका हूँ, लेकिन मतलब पता नहीं था ना, एक बार अगर भेज दिया गया तो आपको इस ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, ऐड करवा देता हूँ और ये लेक्चर भी आपको मिल जाता है, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, ये मैं करवा देता हूँ, स्टाफ से क्या है कि नहीं करवा देता हूँ। ठीक है, ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट वन। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये है मेरा, फेक ब्रेकआउट का हमें कैसे पता चलेगा, कंफर्म कैसे होगा कि ये फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट का कैसे पता चलेगा? जी सर, कंफर्म कैसे होगा? ये आपका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बाय की कैंडल बन रही है, ये इस तरह से बाय की कैंडल ऊपर गई, विक छोड़ी और नीचे आके इस तरह से बंद हो गई। जी, ये फेक ब्रेकआउट। एक तरीका ये है, दूसरी तरीका ये है कि एक कैंडल तो ऊपर बंद हो गई, बंद होने के बाद भी अगली कैंडल्स रेंज करना शुरू हो गई और दोबारा ब्रेक इन हो गई, और ये जो कैंडल इसने ब्रेकआउट किया था इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, ये वाला, तो ये फेक ब्रेकआउट। 2 बात, पहली निशानी ये है कि विक लगती है ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर। पता है असल में कहानी क्या है? कहानी ये है, मैं चीज समझाता हूँ आपको, कि जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। यहाँ पे सबके एसएल बड़े होते हैं। आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल लगाते हो ना, ठीक है? तो स्मार्ट मनी क्या करती है? स्मार्ट मनी ये करती है कि ये लिक्विड लेती है,
ये एसएल उठाती है, एसएल लैंडिंग करने के बाद दोबारा से नीचे, दोबारा से अपनी साइड, ये स्मार्ट मनी एसएल लेगी, ये एसएल खाएगी आपके, दोबारा विक बनाएगी, ये क्लोजिंग दे देगी इस तरह से क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो अगली कैंडल का वेट करना होता है कि अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है, तो ठीक है, तो फिर ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। इस तरह से होता है हमेशा। सपोर्ट भी इस तरह से होता है, सपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो सपोर्ट पे भी बहुत सारे यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत हजारों की तादाद में उनके बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे होता है, एसएल यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे एसएल्स पड़े होते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करती है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो हेज फंड्स हैं, आपने शुरू में पढ़ा था स्मार्ट मनी के बारे में, स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के एसएल हैंडलिंग करती है। बड़ी मछली है, उसको खुराक ही तब मिलती है कि जब वो एसएल खाती है, यानी कि यहाँ से स्मार्ट मनी के ऊपर जाने के लिए नीचे 10,000 ऑर्डर की जरूरत है। कितने? 10,000 ऑर्डर्स की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट मनी को क्या जरूरत है? 10,000 ऑर्डर की जरूरत है। तो यहाँ पे जब तक एसएल नहीं लगेंगे, स्मार्ट मनी जब तक ये एसएल उठाएगी नहीं, विक नहीं मारेगी, यहाँ पे एसएल उठा के उसके बाद इस तरह की क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक ऊपर नहीं जा सकते। तो लिहाजा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मकाम के ऊपर बहुत सारी छोटी मछलियां, यानी कि जिनको रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है, उनके एसएल लगे हुए होते हैं। स्मार्ट मनी उन्हीं को लिक्विडेट करती है, लिक्विड हंट करती है। आगे चल के जब एडवांस चीजें पढ़ेंगे उसमें ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ब्रेक होते हैं, फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं, या बाद जो ब्रेकआउट होने के बाद उसी तरह से उसको कंटिन्यू करती है मार्केट, वो क्या होती है, असल में कहानी क्या है। तो ये आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है सर। आज 2 दफा ऐसा हुआ था फेक ब्रेकआउट, एक 2 बजे हुआ था और एक 4 बजे भी हुआ था। जी बिल्कुल होता है, इस तरह के फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, उनकी निशानी यही होती है। जब आप आगे चल के फेज टू मुकम्मल होगा ना, और फेज 3 में जब वॉल्यूम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये चीजें बिल्कुल माइनर से ना ऐसी हल्की सी भी हरकत होगी, आप पहचान लेंगे कि ये फेक है, ये रियल है, वॉल्यूम आपको बता देंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वन बाय वन आ जाए, कोई इशू नहीं आ सर। रहा। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हम लोग बनाते हैं ना सर स्क्रीन पे, तो इसका सिर्फ बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होगी सर? अच्छा टाइम फ्रेम जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, देखिए बात समझ आए, आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में काम करेंगे, ठीक है, उतनी वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, वो मजबूत होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। रेजिस्टेंस अगर 1 मिनट की है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेजिस्टेंस अगर 2 मिनट कैंडल की है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, 3 मिनट की नहीं है। इसकी निस्बत जब आप कम से कम 15 मिनट की रेजिस्टेंस पे काम करेंगे ना, ठीक है, 15 मिनट की रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम, तो ये इन तीनों की निस्बत ये स्ट्रॉन्ग है। फिर इसकी निस्बत जब आप H1 पे काम करेंगे, ठीक है, 1 घंटे की कैंडल पे काम करेंगे, 1 घंटे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे, तो वो इन पिछले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी सेटअप है, जैसा कि मॉर्निंग स्टार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मॉर्निंग स्टार है, जैसा कि इनगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश या बेरिश, जैसा कि हमने हैमर पढ़ा, ठीक है, जैसा कि हमने इन्वर्टेड हैमर पढ़ा, वो जितने बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिलेंगे उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग और उतने ज्यादा वो काम करेंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने वो वीक होंगे, ये आपने ध्यान में रखनी है। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी H1 की है, ये 15 मिनट की है, वो ज्यादा एक रिटेल मतलब नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर के लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस H1 की मार्क किया करें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपके लिए आसानी होती है। चले हम इसका थोड़ा सा तजर्बा कर लेते हैं, हमने इसको मार्क कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, ताकि हम फिर उस पर जाएं। शाबाश। सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर काइंडली अगर आप माइंड ना करें तो सर H4 से स्टार्ट कर ले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अथेंटिक है वो टाइम फ्रेम। कोई मसला नहीं है, H1 H4 सब पे करके देख लेते हैं, नो इशू। H4 का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया, अब इसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, इनके कलर तो नहीं मैटर करते सर? ये भी ऐड कर देना बीच में सर। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के कलर मैटर करते हैं। इन्वर्टेड हैमर हमारा आपका हमेशा इस तरह से होगा, एक मिनट, इन्वर्टेड हैमर जो है ना इस तरह का होगा आपका, कि यहाँ से प्राइस उठेंगी ऊपर जाएंगी, लेकिन ये विक बनाएंगी और नीचे आके इस तरह की क्लोजिंग दे देंगी, ये इन्वर्टेड हैमर है आपका, ठीक है। ठीक है, विनिंग फिर भी बायर्स की हुई है, बायर्स यहाँ से उठे, यहाँ तक उन्होंने जोर लगाया लेकिन कामयाब नहीं हुए, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था लेकिन क्लोजिंग बाय में ही हुई है, क्योंकि ओपन प्राइस ये थी, क्लोज प्राइस ये है। अब ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार में टोटल सिनेरियो डिफरेंट है। शूटिंग स्टार में आपकी ये प्राइसेस अपसाइड पे जा रही है, फॉर एग्जांपल ये मात्र ये मैंने रेड कैंडल किया हुआ, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर गई मार्केट, ये गई और इसने ये करने के बाद इसने आके सेलर्स की विनिंग शो करवाई है, ये इस तरह से, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। फर्क है, ये आपने ध्यान में रखना है। चले जी, अब हम एक काम करते हैं, अब हम जो है ना वो H4 की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को ना जो है वो मार्क करते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें यहाँ पे, ये देखिए ये एरिया सपोर्ट है H4 का, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक दफा मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है तो इस एरिया को टच किया है, फिर नीचे आई है, इस एरिया से उठी है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, ये देखिए, फिर आई है दोबारा नीचे, ये आई है, इस एरिया को ये ब्रेकआउट उसने किया, नीचे लिक्विड लिया है, दोबारा सा ब्रेक इन करने के बाद ये देखें इस एरिया, फिर अपसाइड पे गई है, फिर नीचे आई है, इस पर टैप किया है, तो फिर ये देख लें, फिर अगेन आई है नीचे, ये देखें इस एरिया में, तो अगेन इस एरिया को टच किया और फिर अपसाइड पे उठ गई है, यहाँ से फिर उठ गई है, ठीक है। इसी तरह से ये आपका एरिया क्या आ गया, सपोर्ट, ठीक है। सॉरी, इसको मैं जरा
ये सपोर्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं H4 के रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास है, ये यहाँ से जब भी मार्केट आई टकराई के नीचे आ गई, ठीक है। इंटरनल अब आपकी मेन रेजिस्टेंस ये है, मेन सपोर्ट ये है, ठीक है। इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। अगर हम देखें H1 में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करनी है। H1 में हम देखेंगे चार्ट को थोड़ा सा स्क्यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि H1 में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या मार्क करेंगे। ये देखिए, ये H1 में हम देखेंगे ये एरिया ऑफ, ये वाला एरिया आपका एरिया ऑफ सपोर्ट है, और ये एरिया आपका ये ना, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस पे बार बार मार्केट आ रही है, टकराती है नीचे आ रही है, ठीक है। ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ये देखें, इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ये देखें इंटरनल आपकी सपोर्ट ये भी है, ये भी है, ये देख लें, लेकिन ये ब्रेक हुई हुई है, असल सपोर्ट ये है, नीचे आई हुई। इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अब इसमें हम एक और चीज देख लेते हैं कि सॉरी, ये देखें, ये सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और ये सपोर्ट थी, ठीक है। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ये देखें, गौर से देखिए, ब्रेक की ऊपर चलेगी मार्केट, ऊपर रही, ये देखिए, अगेन अपने सपोर्ट वाले एरिया पे आई, यहाँ से फिर निकल गई, सपोर्ट पे कम रेजिस्टेंस बन गई, ये देखिए, रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट बन गई। इसी तरह से हम अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना चाहें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ जाएगी। मिनट में आप देखेंगे तो ये देखिए, एरिया सपोर्ट है आपका, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, ये देखिए, इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों 1 2 3 4 टाइम टच करके ऊपर जा चुकी है, 1 2 3 टाइम अप साइड पे टच करके नीचे आ चुकी है, दोबारा अब ये रेजिस्टेंस एरिया आपका। इसी तरह से हम पीछे जाएंगे, सॉरी, इसी तरह से पीछे जाएंगे। कोई क्लास में जस्ट मैं थ्योरेटिकल पढ़ा सकता हूँ, जब क्लास ऑलरेडी आप लोगों ने इनटेक की हुई होगी, मैं प्रैक्टिकल यहाँ चार्ट पे एग्जांपल बताऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो जो तरीकाकार बनाया गया ना, ये आप लोगों के फायदे के लिए बनाया गया, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रांग सवाल की बात करो, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होती है, एक होती है लोकल रेजिस्टेंस होती है, ये मैंने पढ़ा था। तो वो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये हमारा सिंपल ही होता है, जी मैं बिल्कुल ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। सिंपल ये है, मैं आपको समझाता हूँ चीज कि स्ट्रांग और वीक रेजिस्टेंस का क्या होता है कि स्ट्रांग ये रेजिस्टेंस है और ये है सपोर्ट, ठीक है। अब दो तरह, अगर तो ये रेजिस्टेंस है H4 की और ये सपोर्ट है H4 टाइम फ्रेम, ठीक है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है, ठीक है। अगर तो ये किसी छोटे टाइम फ्रेम की है, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 3 मिनट, तो ये वीक है। एक तो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि ये जब भी प्राइसेस आपकी वन टाइम ये देखेंगे टकराई नीचे आ अगेन गई, टकराई नीचे आ, ठीक है। ये तो हो गया ना कि H4 के लिहाज से ये स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम 15 करते हैं और 15 के अंदर ही हम ऊपर नीचे आ रहे हैं, बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। ये अब मेरे पास एक हिस्ट्री आ गई कि यार ये जो एरिया बन रहा है मार्केट का, ये वाला एरिया, ये एरिया मतलब 3260 3280 प्राइस है, तो प्राइस यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम टकरा के ये गई है, ये नीचे, और ये इसने ब्रेक कर दिया सपोर्ट, ठीक है, समझ आ गई। तो ये एरिया हिस्ट्री में जब आपके पास मार्क होगा तो दोबारा जब भी प्राइसेस यहाँ पे आएंगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया से जो सप्लाई आई है उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से जब दोनों में से एक पार्टी बायर या सेलर की जीती है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सिंपल इज दैट। वीक और स्ट्रॉन्ग होने की यही निशानी है। अब इसी तरह से हम इसको मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी आ गई सपोर्ट, ये आ गई आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। प्राइसेस गई, टकराई नीचे, फिर उठी, फिर नीचे, ठीक है, फिर उठी, फिर नीचे, फिर उठी, और इस दफा इसने ये करके ये काम कर दिया। अब दो चीजें हो गई। अब आपके पास एक सपोर्ट ये थी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस बेकम सपोर्ट ये बन गई। तो मतलब क्या, ये जो मूव थी बायर्स की, ये स्ट्रांग हुए। तो यानी कि ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट था आपके पास, ये इसके साथ डिफेंसिव एक और एरिया मिल गया, तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट आपका स्ट्रांग सपोर्ट है। सिंपल एज दैट। जी, लोकल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? सॉरी, लोकल जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगी उसको कैसे हम डिफरेंस करेंगे? वीक इसी के अंदर अगर फंसी, इसी टाइम फ्रेम के अंदर, फोर्थ के अंदर ही हम कहेंगे हमारे पास कोई आ रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे कि ये लोकल है? ब्रेक हो गई,
ब्रेक होगी, सही ये ब्रेक हो गई, ब्रेक होगी, ब्रेक हो गई, ओके, ब्रेक हो मेक सेंस। ऐसे। और आगे जाके जब एडवांस लेवल पढ़ेंगे ना इसका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एडवांस, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि एक्चुअल वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है। तो ये देखो कानून, मेक सेंस। ठीक है। एक्चुअल स्मार्ट मनी की सारी गेम है, जो हम फेज 2 में स्मार्ट मनी के शुरू करेंगे ना एसएमसी, तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई साहब ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, फेक ब्रेक होती है या रियल ब्रेक होती है, तो उसका रीजन क्या होता है, वजह क्या होती है कि क्यों ब्रेक होती है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको एक बात बताऊं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा जाल होता है जिसमें रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जाता है, बस सिंपल इज दैट, कि यहाँ पे बाय करने वाले नीचे फंस हैं, उनके ऐसा नीचे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बाय करने वाले कैसे नीचे होंगे, यहाँ सारे एसएल बड़े होंगे क्योंकि वो सपोर्ट से बाय कर रहे होंगे। सेम एज इट इज सेल करने वालों के यहाँ पे एसएल होंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, कोई $5 छोड़ के, कोई $3 छोड़ के, कोई $2 छोड़ के, कोई $10 का एसएल, इस तरह से रखते हैं। अब स्मार्ट मनी देखेगी, एक तो मेन बात ये है कि जो पीछे से मेन ट्रेंड आ रहा है, अगर तो ये पीछे से बाय आ रही है और उसके बाद एक बन गई है रेंज, ठीक है, इस तरह से। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना तो चीजें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। ये ग्राफ आप कैसे ड्रा करते हैं ये भी बता दें सर, ये किस तरह ये ऑप्शंस आपने कौन से सिलेक्ट की हुई है? ये जूम के एप्लीकेशन के हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब हम जो मेन चीज देखेंगे, यहाँ पे रेंज तो हो रही है, ये एक हमारी रेजिस्टेंस बन गई, ये क्या बन गई हमारी सपोर्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इस तरह का पीछे से मोमेंटम बाय होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इसी को कंटिन्यू करती है मार्केट, ठीक है, समझ आ रही है बात। लेकिन यहाँ पे एक गेम और है जो मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पीछे से ट्रेंड बाय है, यहाँ से बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, ठीक है। बाइंग आने के बाद यहाँ पे आपकी बन गई रेंज, आपकी यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई और यहाँ पे आपकी बन गई क्या बन गई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये चीज समझने वाली ये है कि मैं ये स्मार्ट मनी की आपको हरकत बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, कि आपकी टाइट रेंज बन गई। अब टाइट रेंज के पीछे जब आप पूरी कहानी देखते हैं ना कि पीछे से मोमेंटम अप साइड से आ रहा है, डाउन साइड से आ रहा है, अगर तो मोमेंटम डाउन साइड से अप साइड पे आ रहा है तो यहाँ पे वो सेलर्स को फंसा लेगी, यहाँ बायर्स को फंसा लेगी। करेगी क्या स्मार्ट मनी, और स्मार्ट मनी को हमेशा क्या होता है कि मैं रिटेलर्स को कभी भी साथ लेके ना जाऊँ। अब ये बायर्स जो भी जहां से बाय बैठे हुए हैं, यहाँ वाले बाय जो यहाँ से बैठे हैं बाय में, अब वो दोनों को बाहर निकालेगी। पहले नीचे मारेगी स्पाइक, नीचे एसएल जो है जितनी भी एसएल है, ठीक है, वो खाएगी। ये जब आप लिक्विडिटी पढ़ेंगे ना वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मारेगी नीचे, ये इस तरह से बायर्स का लिक्विड लेके बायर्स का एसएल खा के ये फिर आप साइड पे ब्रेक कर देगी, ये और ये निकल जाएगी। ये इस तरह से बात सिनेरियोज होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एडवांस चीजें आप पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। माइक किसका ऑन है, माइक शोर किसका आ रहा है यार, माइक ऑफ कर दें जी। नेक्स्ट वन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुतालिक, शाबाश। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर क्वेश्चन एक मेरे क्वेश्चन है, हम कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, हम स्मार्ट मनी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे कि रिटेल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे? नहीं नहीं, हम तो रिटेल अप्रोचेस की तरफ जाना ही नहीं है ना। थिंक लाइक अ बैंक, थिंक लाइक अ स्मार्ट मनी, थिंक लाइक अ कॉर्पोरेशंस, तभी इस मार्केट में जिंदा रह पाएंगे। सर आपने बताया भी था लेक्चर्स में कि हमने रिटेल वाला काम नहीं करना, उसको इग्नोर करना है। जी जी, वो साल के रिटेलर्स क्या करते हैं, साल के 360 दिन है, 359 दिन प्रॉफिट बनाते हैं और एक दिन ऐसी मार पड़ती है कि सब कुछ ले जाती है स्मार्ट मनी। तो हमने वो काम नहीं करना, हमने लाइक का स्मार्ट मनी काम करना। फुटप्रिंट्स हमने जो हमारा सेकंड फेज में मेथड है ना, एसएमसी, आईसीडी और वॉल्यूम, ये सारे उन्हीं के फुटप्रिंट्स है कि स्मार्ट मनी ट्रेड कैसे करती है, वो कैसे प्रॉफिटेबल है, उतनी बड़ी ट्रेड कैसे कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी उनकी जो हरकत है ये वही हमने देखनी है। तो हमने जो थिंकिंग रखनी है वो भी लाइक अ बैंक, लाइक अ स्मार्ट मनी, और जो हमने ट्रेड करनी है, जो हमारा मेथड होना है वो भी लाइक अ स्मार्ट मनी। देखें समझने वाली बात है, दरिया है, समंदर है, समंदर के अंदर सबसे बड़ी जो शार्क मछली है, अगर तो उसके सामने हम आएंगे तो हमें निकल लेगी, क्योंकि हम छोटी मछलियां, हमारे पास ना इतना फंड है, ना इतने बड़े कोई मतलब हेज फंड्स इदारे, ना कोई इस तरह का मामला है। तो उसके पास ताकत भी है, वो मार्केट मूव भी करवाते हैं। तो हमने उनकी हरकत, नकल हरकत को जांचना है कि वो क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको एनालिसिस करना है। वो हम आपको सिखाएंगे कि वो कब क्या सोचते हैं, कब इंटर होते हैं, कब एग्जिट होते हैं। ये चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिस में लानी है और सेम उसी तरह से उन्होंने ट्रेड करनी है जैसे उन्होंने ट्रेड। बस उन्हीं की जो है ना इस मार्केट की जो सीरत है, उन्हीं की सीरत अमल करना है, देन ही हम प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज लाइक रिटेल ट्रेडर्स जब भी हम ट्रेड करेंगे हमें हमेशा मार पड़े, ठीक है। तो ये चीज समझनी। सर कल के लिए टास्क क्या होगा फिर? कल के लिए टास्क आपको सुबह लेक्चर दे दिया जाएगा। नहीं, अभी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई असाइनमेंट नहीं सबमिट करवानी? डेफिनेटली लेक्चर आपने नहीं देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का? जी देख लिया हुआ है। तो उसके ऊपर आपको असाइनमेंट दी हुई है ना, लेक्चर के एंड पे आपको असाइनमेंट दी हुई है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है आपने। कौन कौन से टाइम फ्रेम्स? आप कोशिश करेंगे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और H4 में स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है, और 1 घंटा और 4 घंटे में आपने
सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तीन जो है असाइनमेंट रेडी करनी है और वो भेजनी है। देखिए एक बात बताता हूँ, रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो जाते हैं, लेकिन असाइनमेंट्स क्यों बनवाता हूँ? क्योंकि जब इस चार्ट के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी ना, चार्ट पे आप टाइम देंगे ना, 2-2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, खपेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो चार्ट के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। जब चार्ट के साथ आपकी दोस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली चार्ट आपसे बातें करेगा, और चार्ट जब आपसे बातें करेगा तो आपको ये कंफ्यूजन जितनी भी हैं आपकी क्लियर होगी। तो आपने 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे में और 4 H4 में आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है और ऊपर लिखना है, जिस तरह मैंने बताया था। यहाँ से आपने ज्योमेट्रिक बॉक्स में जाके अपना रेक्टेंगल पकड़ना है, लाइक दिस रेक्टेंगल, सॉरी ये आपने मार्क कर दी, ये क्या मार्क कर दिया आपने? सपोर्ट। इसके ऊपर ये देखें ऐड टेक्स्ट, अब इसके ऊपर आपने लिखना है सपोर्ट, ठीक है। और इसी तरह से सेम आपने रेजिस्टेंस मार्क करनी है, उसका कलर कोई भी सेट कर सकते हैं। आपको बताया था कि यहाँ से अपना कलर उसका व्हाइट, ये वो नीला पीला जो भी करना है, टेक्स्ट का कलर जो भी करना है, इसकी सेटिंग में जाएंगे आप, और ये जो इसकी विजिबिलिटी टेक्स्ट आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, ये भी ये राइट साइड में लिखना चाहते हैं, दरमियान में, सेंटर में लिखना चाहते हैं, इनसाइड आउट साइड, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इधर आ रहा है तो मैं सेंटर में ले जाता हूँ, इनसाइड के बजाय मैं उसको टॉप पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं अब यहाँ पे जब टेक्स्ट लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ गई। इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है, प्रॉपर चीजें उनको समझना है, और फिर आपने ये अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। टास्क आपके यही है। सुबह तक आप लोग, आज भी काफी सारे लोगों के लेट्स आ रहे थे अपने असाइनमेंट्स, काफी लोगों सारे लोगों ने, आज मेरा क्लास का मूड नहीं था, लेकिन फिर जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई थी उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं लाइव आ गया। असाइनमेंट्स आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है, आप अपना बैठें 2 घंटे सिर्फ या 1 घंटा दे दें, असाइनमेंट्स बनाएं, प्रैक्टिस कर लें, असाइनमेंट सबमिट करवा दें, असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगी। क्योंकि अब एंड टाइम पे अगर किसी की असाइनमेंट्स आ रही है तो वो मैं चेक तो नहीं कर सकता ना। अब असाइनमेंट्स ठीक आएंगी गलत आएंगी, वहां से मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो असाइनमेंट्स कोशिश किया करें टाइम पे जमा करवा दिया करें। सर असाइनमेंट का टाइम क्या होगा सर, मैक्सिमम टाइम जो आपको डेली, अभी आप क्लास हो गई है ना आपकी, ठीक है, इसके बाद क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर भेजना है तो मैं टीम से कहूंगा कि रात को आपको लेक्चर भेज दिया करेंगे, यानी कि 10 बजे के बाद आपको लेक्चर फॉरवर्ड हो जाएगा अगले दिन का, ठीक है। अब उस लेक्चर को 1 दफा 2 दफा 3 दफा टिका के देखें, ठीक है। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, अपनी असाइनमेंट्स बनाएं, नो प्रॉब्लम, असाइनमेंट सबमिट करवाएं, अगले दिन अगला लेक्चर, उसके ऊपर डिस्कशन। सर आई थिंक सो जितनी देर तक प्रीवियस डे की असाइनमेंट आती है उतनी देर तक लेक्चर प्रोवाइड ही नहीं करना चाहिए। जी मैं सर ये सही है सर। मैं तो आज क्लास नहीं लेने वाला था, क्लास नहीं लेने वाला था क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ना अभी तक असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई। अब यहाँ पे नाम नहीं लेता, मैं उनको इनबॉक्स करूंगा, लिहाजा बेटा असाइनमेंट सबमिट नहीं कराओगे तो मुझे समझ नहीं आएगी। सर ये असाइनमेंट तो किसी के पास अगर टाइम नहीं होता तो वो टाइम, जिसके पास टाइम नहीं है तो वो रियाज भाई वो छोले बेचे जाके, ट्रेनिंग के लिए तो टाइम तो निकालना है ना भाई, मेरे टाइम तो। अच्छा सर, इस मैम से एक नई रिक्वेस्ट करूंगा कि ये असाइनमेंट बना रहे फिर हमारे साथ शेयर कर ले, तो उसी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा ना, 2 नंबरी तो करनी नहीं है इसमें। वालेकुम अस्सलाम, नसीर बात करो सर। जी नसीर प्लीज। अच्छा सर, ये असाइनमेंट और लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रहा था। ये जो आज का लेक्चर था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये मुझे मिला सुबह हमारे यूके टाइम के मुताबिक 8 बजे, ठीक है, 8:30-9 बजे मैं अपने काम पे निकल गया, 3-3:30 बजे वहां से वापस आया, और फिर यहाँ से मुझे फिर एक छोटे से किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ा, और शाम को 5 बजे आप क्लास ली। अल्दो कि मैंने 4 o'clock लेक्चर फिर भी देखना शुरू किया, और हार्डली आपकी हमारी क्लास स्टार्ट होने से इवनिंग की 5 o'clock की मैंने सिर्फ वो लेक्चर देख सका, उसकी नोट्स बनाना या उसकी असाइनमेंट बनाना या चीजें, ये मुझे ऑप्शन नहीं मिली, टाइम ही नहीं मिला। तो इससे जस्ट रिक्वेस्ट करना चाह रहा, सजेस्ट तो नहीं कि अगर ये रात को ही अगर मिल जाए तो मेरे पास इजी ऑप्शन हो जाएगी, रात के टाइम पे मैं लेक्चर भी देख लूंगा, उसके असाइनमेंट। ठीक है, मैं इसको कंसीडर कर दूंगा। जी स्पेशली मुझे लाजमी सेंड कर दे एटलीस्ट, मेरा मॉर्निंग आपको कर देंगे, हम तरीकाकार ये बनाएंगे। जैसे कि अभी आज की क्लास खत्म होगी ना हमारी, ठीक है जी सर, जी आज की क्लास हमारी खत्म होगी तो मैं आपको लेक्चर अभी भेज दूंगा, क्योंकि लेक्चर तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, उसको रिकॉर्ड तो हमने करना नहीं, ऑलरेडी वो डिजाइन है प्रॉपर ना, ठीक है। तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, आप लेक्चर रात को सुकून से सब देखें, सुबह तक उसके असाइनमेंट्स बनाएं, दिन को अपने काम करें, शाम को दोबारा क्लास ले लें। परफेक्ट सर, थैंक यू सर, यही मेन चीज थी, क्योंकि मैं इसको पढ़ा है पर इसके क्वेश्चंस वगैरह कोई नहीं बना सका, माइट बी टुमारो कर दे फिर क्वेश्चन आपको पूछोगे तो नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन होगा तो आप फील फ्री इनबॉक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव पे भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का कल का कोई क्वेश्चन था, वो उसको बार-बार तंग कर रहा है, तो वो अगले दिन क्वेश्चन एंड आंसरिंग में कर सकता है क्लास में, नो प्रॉब्लम। कोई जी सर, इस तरह का मेरा एक क्वेश्चन था कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का थोड़ा सा अगर इसको लिटिल एलैबोरेट कर दें प्लीज सर। अच्छा, एक चीज आपने समझनी है, सबसे पहले ये समझना है कि मॉर्निंग स्टार ये बन गया मॉर्निंग स्टार आपका, ठीक है जी सर। एक चीज आपने ज़हन में रखनी होती है कि ये पैटर्न कौन सा है, ये क्या बुलिश पैटर्न है या बीरिश पैटर्न है। सबसे पहले ये चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप इजीली तौर पे समझ जाएंगे। अगर तो आपको ये कंफर्म है कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न आप फॉरेक्स की मार्केट में जब भी आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा यार, ये माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ कर देंगे, शोर आ रहा है। अच्छा, आपको पहले ये कांसेप्ट क्लियर होगा कि मॉर्निंग स्टार मेरा बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। क्या है? बुलिश पैटर्न है। तो ये हमेशा आपको मार्केट के सपोर्ट्स एरिया में मिलेगा, बॉटम ऑफ द मार्केट मिलेगा, डाउन जाती में मार्केट में मिलेगा। एक तो ये कंफर्म है। अब आप एक आपका है ये पैटर्न
इवनिंग स्टार फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपका इवनिंग स्टार मान लें। अब इवनिंग स्टार पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बुलिश रिवर्सल पैटर्न है या बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। हमने सिंगल कैंडलस्टिक, ड्यूल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े थे, उसमें बेरिश पैटर्न भी पढ़े थे, बुलिश पैटर्न भी पढ़े थे। बेरिश का मतलब ये है कि वो मार्केट की डाउनवर्ड जो इंडिकेशन है वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहां से डाउनवर्ड जा सकती है, ठीक है। और बुलिश क्या इंडिकेट करते हैं, बुलिश इंडिकेट ये करते हैं कि मार्केट यहां से अप साइड पे डाउन पे आते हुए मार्केट दोबारा अप साइड पे रिवर्सल पकड़ सकती है। ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है? जी सर। बस सिंपल इज दैट। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में ये है कि इवनिंग स्टार इंडिकेट करता है सेल रिवर्सल का, तो ये हमेशा आपको टॉप ऑफ द चार्ट नजर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कहीं दरमियान में नजर आता है मार्केट में, कहीं मतलब रेंज में नजर आता है, तो ये मॉर्निंग स्टार तो है, मॉर्निंग स्टार तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, बट ये हमारे काम का नहीं है। हमने इसको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, बस सिंपल इज दैट। ये जब भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI एक लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉरेक्स की दुनिया में, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपका काम होता है कि जब भी एक पैटर्न अपनी मतलूबा जगह में नजर आए तो वो हमारा काम का है। इसके अलावा आप ये देखेंगे ना कितनी कैंडल्स बन रही हैं, हर कैंडल्स एक पैटर्न बना रही है, हर कैंडल्स, ठीक है। लेकिन क्या है, जो पैटर्न हमें यहाँ मिलेगा वो हमारे काम का है, जो पैटर्न हमें यहाँ मिलेगा हमारे काम का है, इसके दरमियान जितने भी पैटर्न मिलेंगे वो हमारे काम के नहीं है। बस इतनी सी बात हमने समझ ली, अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी पैटर्न हर जगह बन रहे हैं, कहीं पे एंगल्फिंग बन रही है, कहीं पे हैमर बन रहा है इस तरह से, कहीं पे शूटिंग स्टार बन रहा है इस तरह से, ठीक है। बना ये क्योंकि 24 आवर मार्केट चल रही है ना, तो मार्केट में कैंडल्स की शेप तो बन रही है। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आगे चल के कुछ क्लासेस में आपको इस चीज पे एक डिटेल आपको बताया जाएगा कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। बाइंग ट्रेड में, सेलिंग ट्रेड में आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कहां पे आपने वेट करना है, इस तरह की चीजों का। तो वहां पे अगर इस तरह की इंडिकेशन मिले तो बिल्कुल वी शुड गो विद द पैटर्न विद द सेलर्स एंड बायर्स, ठीक है, सिंपल। ठीक सर, ठीक है, वेलकम वेलकम। सर अभी M5 में अगर देखा जाए तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर बन रही हुई है, ये वाला एरिया, ये वाला, और जो सपोर्ट है वो बनेगी 3311, ये बनेगा ना एरिया। आप देखिए, समझे बात को समझे, मैं समझा। ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था आपका, ऐसे क्या, और ये एरिया यस सर, ये एरिया ऑफ सपोर्ट था। समझ आ गई बात 5 मिनट में? जी जी, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो आप चीज आपने समझनी है कि यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास ये देखें, यहाँ से मार्केट ये गई, ये आई, ये गई, यार ये क्या हो गया, ये आई, ये गई, और ये इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी एक दफा, ठीक है। दोबारा रेजिस्टेंस पे गई, 1 2 3 4 टाइम रेजिस्टेंस को टच किया और ये सपोर्ट ब्रेक हो गई। अब आपकी यही एरिया ऑफ सपोर्ट जो था, एरिया ऑफ क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस। तो इस एरिया को आप क्या कहेंगे, इस एरिया को RSB, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हाँ, SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये काम कर रही है, सिंपल एज दैट, ठीक है। सर ये अंदर जिसने फेक आउट दिया हुआ है ना, ये वाला, ये हाँ जी, ये वाला नहीं, फेक आउट नहीं होता, इसको आगे चल के जब स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे ना ये, तो ये इसने MS किया, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट किया और दोबारा इसको कंटिन्यू किया, तो ये फेक आउट नहीं। अभी जो हम इसमें कह रहे हैं फेक आउट इसलिए नहीं है कि अगर ये फेक आउट होता तो इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करनी चाहिए थी। ओके, इस ब्रेकआउट को वैलिड ब्रेकआउट माना जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने दोबारा ब्रेक इन करने के बाद अपनी ही रेजिस्टेंस से दोबारा से डाउन साइड पे आई। तो अगर तो इसने रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दी होती तो ये फेक ब्रेकआउट होता, और जिस साइड पे कंटिन्यू करती है, जिस साइड पे ब्रेकिंग इसने ये लो ब्रेक किया, उसी को कंटिन्यू किया हुआ है ना, मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। मुझे इसी चीज की कंफ्यूजन हो रही थी अभी। हां ठीक है, तो चीज फ्यूज होगी, जो कंफ्यूजन होगी उसी टाइम पूछ लेंगे बेटा, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सर बस इसी चीज में होता है कि जब मैं मार्केट देख रही होती हूं, अभी मैंने लैपटॉप ओपन किया तो मैम 5 देखा तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ, मैंने आपसे पूछ लिया तो अच्छे से क्लियर हो गया मेरा। ये क्लियर हो गया। अब इसकी जिधर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की बात कर रहे हैं हम, इसके ऊपर हमने अभी तक कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बताई कि ट्रेड आपने कहां से लेनी है, क्यों लेनी है, ये नहीं बताया। इसको आपने इसी तक रखना जितना पड़ा हुआ है। आगे चल के जब आपके साथ शेयर होंगी ना चीजें कि आपने बेटा इस चीज पे ट्रेड पकड़नी है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये असाइनमेंट है आपकी, आपने उसके ऊपर ध्यान रखना। अब आप सिर्फ हम इसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी मैंने अभी तक नहीं दी, ठीक है? गॉट इट? यस सर, यस सर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वन, किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें जी, हमारी क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें ताकि हम फिर वाइंड अप कर सकें। सर बस ये कहना सर कौन सा टॉपिक होगा सर हमारा? अभी आपको भेज देते हैं ना, अभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो शुरू होगा इंशाल्लाह। अभी सर ये जो आज वाला लेक्चर था जिसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हुए हैं, ये वाला भी मुझे अभी भेज दें ताकि मैं आपके पास बोर्ड में रेजिस्टेंस वाला नहीं है, इससे पहले आपको फॉरवर्ड नहीं हुआ। आपने पहले जो मतलब मेरे 12th लेक्चर हुए हुए हैं ना, उनमें जो 10th लेक्चर है वो स्ट्रक्चर वाला था। मैं समझ गया, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि 10th तो ये था, तो मुझे अभी इधर कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो चलो मैं भिजवा देता हूँ इजी हो जाए। सर ये आज वाला लेक्चर भी शेयर कर दे प्लीज, आज वाली रिकॉर्डिंग। जी सर, जी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। ये तो
मतलब होगी ना, क्या कहते हैं, रेडी होगी तो ये भी भेज देंगे। लेकिन असल मकसद जो आपका है, नेक्स्ट लेक्चर आपको भी मैंने आफ्टर द क्लास भिजवाना है। चले गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।